उन दोनों की बातें सुन के रामू और श्यामू दंग रह गए। श्यामू, सुना तुमने? उन दोनों को अपने अगले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए इस जन्म में उनको गधा बनना पड़ा है। हाँ, और हमें इस जन्म का कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में इन्हीं की तरह गधा या बैल बनना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, मुझे इस जन्म के कर्ज के कारण अगले जन्म में गधा नहीं बनना है, इसीलिए मैं कल ही जाके सेठ को उसके पैसे दे दूंगा। हाँ, तुमने सही कहा गुरु। तो ठीक है, हम दोनों कल ही जाके सेठ को उसके पैसे वापस कर देंगे और हम यह ठगी का धंधा भी छोड़ देंगे और मेहनत करके अपना जीवन यापन करेंगे। जब वे सुबह उठ के देखते हैं कि उस लक्कड़हारे का एक गधा सच में मर चुका है और लक्कड़हारा ये देख के काफी दुखी था। भाई श्यामू, उन दोनों की बात तो बिल्कुल सच हो गई। उनमें से एक सचमुच में मर गया। हाँ गुरु, उसने सही कहा था। उतने में उस लक्कड़हारे का एक मित्र आता है और उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है और वो आदमी उस दूसरे गधे को अपने साथ लेके चला जाता है। ये सारी की सारी घटना देख के वे दोनों फटाफट अपना सामान लेते हैं और रामपुर जाने के लिए निकल जाते हैं। और एक दिन के लंबे सफर के बाद वे दोनों रामपुर पहुंच जाते हैं और सेठ धनीराम के घर पे जाते हैं। सेठ जी, हमें बचा लीजिए, हमें पाप करने से बचा लीजिए। कौन हो भाई तुम दोनों? मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें पाप करने से कैसे बचा लूं? सेठ जी, हमें इतनी जल्दी भूल गए? मैं रामू और ये श्यामू, हम लोग कुछ ही दिन पहले ही आपसे 3,000 रुपये लेके गए थे। हाँ, तुम लोग तो वही हो ना, रामू और श्यामू। मुंशी जी, जाओ और इन दोनों का हिसाब देख के मुझे बताओ। मुंशी जाता है और उनके दस्तखत किए हुए कागज को देखता है और कहता है, जी सेठ जी, ये वही है जो कुछ दिन पहले ही हमसे 3,000 रुपये लेके गए थे और पैसे 7 जन्मों में से किसी एक जन्म में लौटाएंगे बोल के। हाँ सेठ जी, ये लीजिए आपके 3,030 रुपये और हमें इस कर्ज से मुक्त कर दीजिए। नहीं भाई, मैं उसूलों का पक्का हूँ और जिस दिन का नक्की हुआ है मैं उसी दिन तुम लोगों से पैसे लूँगा। और तुम लोगों ने कहा है कि अगले 7 जन्मों में से किसी एक जन्म में दोगे, तो मैं तुम लोगों से उसी समय पैसे लूँगा। पर सेठ जी, मैंने कहा ना, मैं उसूलों का पक्का हूँ, मैं अभी तुम लोगों से पैसे नहीं लूँगा। ये बोल के सेठ धनीराम उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। वे दोनों दुखी होके वहाँ से निकल जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि इस कर्ज से कैसे छुटकारा पाए। वो दोनों चलते चलते एक पेड़ के पास से गुजरते हैं जहाँ एक ज्योतिष बैठा हुआ था। वो ज्योतिष उन दोनों को देखता है और बुलाता है और उन लोगों से उनके दुखी होने का कारण पूछता है। वे दोनों अपनी सारी बात उस ज्योतिष को बता देते हैं और उन दोनों की सारी बात सुनने के बाद ज्योतिष उनसे कुछ पैसे लेता है और उन्हें एक पोटली देता है। यहाँ से ठीक 5 कोस दूर जाने के बाद तुम्हें एक गांव मिलेगा और इसी गांव में तुम लोगों को इस कर्ज से छुटकारा पाने का रास्ता भी। ज्योतिष के कहे अनुसार वे दोनों 5 कोस के बाद एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं जहाँ पे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। रामू और श्यामू वे दोनों भी उन लोगों की बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। अरे भाइयों, इस बार बरसात के मौसम में हमारे गांव में एक भी बूंद पानी नहीं बरसा है और जिस तालाब से हम लोग पानी लेते हैं वो तालाब भी अभी सूखने को आया है। अभी हम लोग क्या करेंगे? अरे भाई, हम लोग क्या ही कर सकते हैं, अभी जो करेगा वो ऊपर वाला ही करेगा। ये सब सुनने के बाद वे दोनों उसी तालाब की ओर जाने लगते हैं
तभी रामू बोला, गुरु श्यामू, मुझे एक तरकीब सूझा है इस कर्ज से छुटकारा पाने का। और वो तरकीब क्या है गुरु? फिर रामू श्यामू को उसकी तरकीब बताता है और थोड़ी देर के बाद वे दोनों उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि तालाब पूरी तरह से सूखने को आया है। तभी उन दोनों को ज्योतिष की कही बात याद आती है, जहाँ तुम्हें कोई भी कठिन परिस्थिति दिखे वहाँ इसे रख देना। इसे रख देने से तुम्हें उसी समय उसका हल मिल जाएगा। वे दोनों उस ज्योतिष के कहा अनुसार उस पोटली को उस सूखे हुए तालाब में रख देते हैं और तालाब से बाहर चले आते हैं और देखते हैं कि उस तालाब में अब धीरे धीरे करके पानी भर रहा है। और देखते ही देखते तालाब पूरी तरह से भर गया। वे दोनों लकड़ियों से उस तालाब के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं और उसके दरवाजे पे डंडे लेके खड़े हो जाते हैं। गुरु श्यामू, जैसे ही गांव वालों को पता चलेगा कि उनका तालाब फिर से पानी से भर चुका है, वे लोग जरूर यहाँ से पानी लेने के लिए आएंगे, लेकिन हमें उन लोगों को किसी भी कीमत में पानी लेने से रोकना है। जैसे ही गांव के लोगों को उस तालाब के बारे में पता चलता है, वे लोग तालाब पे पहुंच जाते हैं। रुक जाओ, तुम लोग इस तालाब से पानी नहीं ले सकते। अरे भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को पता ही है कि हमारे इस छोटे से गांव में और कोई भी पानी का स्रोत नहीं है सिवाय इस तालाब के, और तुम लोग हमें इस तालाब से ही पानी लेने के लिए मना कर रहे हो। ये सुन के श्यामू भारी स्वर में बोला, रामू ने कहा ना कि तुम लोग इस तालाब से पानी नहीं ले सकते। पर क्यों भाई, हम लोग पानी क्यों नहीं ले सकते? तुम तो जानते ही हो कि बिना पानी के हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन ये पानी हमारा नहीं है। ये पानी रामपुर नाम के गांव में रहने वाले सेठ धनीराम का है और हम उनकी अनुमति के बगैर तुम्हें यहाँ से पानी लेने नहीं दे सकते। तुम लोग यहाँ से तभी पानी ले सकते हो जब सेठ धनीराम तुम्हें अनुमति देंगे। इतना सुनते ही कुछ गांव वाले सेठ धनीराम के घर पहुंच जाते हैं और उनसे पानी के लिए अनुमति मांगते हैं। सेठ जी, हमें बचा लीजिए, हमें प्यासा मरने से बचा लीजिए। क्या हुआ भाइयों, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? और तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब वे लोग सेठ को उनके गांव में घटी हुई सारी बात बताते हैं। सेठ जी, हमें तालाब से पानी लेने के लिए अनुमति दे दीजिए और हमें बचा लीजिए। मेरे भाइयों, लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ है। मैंने तुम लोगों के गांव में अपना कोई भी आदमी नहीं भेजा है। लगता है वे लोग कोई ठग है। इस तरह से हमें मना मत कीजिए सेठ जी, हम लोग आपके पास बहुत उम्मीद लेके आए हैं। अरे भाई, जब मैंने अपना कोई आदमी ही नहीं भेजा तो मैं उन लोगों को पानी देने के लिए कैसे बोल सकता हूँ? और क्या वे दोनों मेरे कहने से तुम्हें पानी लेने के लिए अनुमति देंगे? जरूर लेने देंगे सेठ जी। उन दोनों ने हमें विश्वास दिलाया है कि आपके अनुमति देने से वे हमें पानी लेने देंगे। बस आप चल के उन दोनों को कह दीजिए। तो ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ और उनसे कहता हूँ। यह बोल के सेठ धनीराम और मुंशी उन गांव वालों के साथ उनके गांव जाते हैं। मुंशी जी, लगता है वे दोनों वही ठग रामू और श्यामू हैं। हाँ सेठ जी, ये दोनों वही है। लेकिन ये लोग यहाँ पर क्यों हैं और इस तालाब को इस तरह से घेर के क्यों खड़े हैं? लगता है ये फिर से कोई उनकी नई चाल है। तुमने ठीक कहा, मुझे भी वही लगता है। सेठ धनीराम उन दोनों के पास जाता है और कहता है, अरे भाई, अभी ये तुम लोगों की कौन सी नई चालाकी है? और ये तुम लोगों ने इस तालाब को इस तरह से घेर के क्यों रखा है? और रखे हो तो ठीक है, लेकिन तुम इन गांव वालों को इस तालाब से पानी लेने के लिए क्यों मना कर रहे हो?
अरे अरे सेठ जी, एक साथ इतने सारे सवाल। रुकिए, थोड़ा ठहरिए, हम अभी आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। अरे सेठ जी, ये तालाब में जो पानी है वो आपका ही तो है, और आपके बिना अनुमति के हम लोग इन लोगों को पानी भरने कैसे दे सकते हैं? अरे क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब कहा कि ये पानी मेरा है? हाँ सेठ जी, आपने नहीं कहा, लेकिन ये पानी आपके दिए हुए पैसे से ही आया है। लेकिन कैसे? मुझे भी कुछ समझाओ। तब रामू ने सेठ को सारी बात बताई और कहा, सेठ जी, अगर आपने इस पानी को अपना स्वीकार करके इन गांव वालों को अनुमति दे दी तो हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और इन गांव वालों का भला भी हो जाएगा। मैं उसूलों का पक्का हूँ। मैं इस पानी को किसी भी हालत में अपना स्वीकार नहीं कर सकता, और रही तुम्हारे कर्ज की बात, वो तो मैं सही समय आने पर ही लूँगा। तो ठीक है, फिर हम लोग भी इन गांव वालों को इस तालाब से पानी लेने नहीं देंगे, चाहे वो प्यास के मारे मर क्यों ना जाए। हाँ सेठ जी, अच्छे से विचार कर लीजिए। अगर इन लोगों को बिना पानी के कुछ भी हो गया तो इसका पाप आपको ही लगेगा, और अगर आपने इस पानी को स्वीकार करके इन्हें अनुमति दे दी तो आपको ही पुण्य मिलेगा। हाँ सेठ जी, अभी हम गांव वालों का जीवन आपके हाथ में है। उनकी बातें सुन के सेठ धनीराम सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, ठीक है, मैं इसे अपना स्वीकार करता हूँ। ये सुनने के बाद गांव वाले सेठ धनीराम की जय जयकार करने लगे और पानी लेने के लिए घरों से बर्तन लाने के लिए चले गए। हाँ, ये सब तो ठीक है, मैं तुम लोगों की चालाकी को दाद देता हूँ, लेकिन यूं अचानक से तुम लोग मेरे इस कर्ज को उतारने के लिए इतने उतावले क्यों थे? तभी रामू सेठ को पूरी बात बताता है। उसी दिन से रामू और श्यामू ठगी का धंधा छोड़ देते हैं और मेहनत की कमाई से अपना जीवन यापन करते हैं।